कि जो टॉपिक हमारा है, वो टॉपिक है कि दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलिए। अब एक बार देख लेते हैं कि कल का अगर वो सेव है तो कल का ही ले लेंगे हम लोग, शुरू करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देख लेता हूँ कि अगर यही सेव है अगर कल का तो वहीं से शुरू करेंगे। हाँ, ठीक है। तो कल हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है? गुड इवनिंग, मोहम्मद शहीम अहमद, विकास कुमार गुड इवनिंग, चंद्रशेखर जी गुड इवनिंग, काजल गुड इवनिंग। तो दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलिए। ये हमारा टॉपिक है कि इसमें हम लोगों ने 3 भागों में बाँटा था, प्रस्तावना, मुख्य भाग और उसके बाद जाकर के उपसंहार। उसके बाद मुख्य भाग में हम लोगों ने बदलाव का अर्थ एवं दिशा जाना था और उसके बाद जाकर के फिर हम लोगों ने बदलाव का अर्थ एवं दिशा किया था और उसमें हम लोगों ने फिर बात की थी कि बदलाव के विभिन्न क्षेत्र की बात की थी। उसी साहस की वजह से लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और उन्होंने कई सफलताएं अर्जित की और आज भी हम उनकी चर्चा करते हैं। तो बिहारियों की प्रेरणा है ही वो। ठीक उसी तरह से एक छोटे से फुटपाथ पे किताब वगैरह सब बेचने वाले, किताब पत्रिका पत्र पत्रिका और अखबार बेचने वाले पीर अली जो पटना के सड़कों पे, ठीक है, पटना के सड़कों पे जो रेडी पटरी होता है उस पे किताब बेचने का काम करते थे पीर अली। और जब पीर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और अंग्रेजी सैनिकों को उतार करके उन्होंने घुड़सवार सैनिकों को उतार करके मारना शुरू किया तो कई लोगों के अंदर साहस भर गया और पीर अली को फॉलो लोगों ने करना शुरू कर दिया और इस तरह से पटना में भी आंदोलन ने एक व्यापक रूप ले लिया था। तो कहने का तात्पर्य है लेकिन शुरुआत किसी एक व्यक्ति को करना होगा साहस करके। कोई भी लक्ष्य हो जीवन में, कोई भी लक्ष्य हो, अगर आपके अच्छे लक्ष्य है, सकारात्मक दिशा में है तो शुरुआत किसी एक व्यक्ति को करना पड़ेगा और जब वो शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ेंगे और एक अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और वो व्यक्ति जो है वो फिर महान बनेंगे आज न कल। तो यही चीजें होता है। तो हम लोग पैरा चेंज करके हम लोगों ने 12वीं क्लास में लिखा था कि मैं अकेला ही मजनू सुल्तानपुरी का एक शेर हमने लिखा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, यानी मंजिल की ओर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने लिखा था। अब हम लोग पैरा चेंज करके उससे आगे हम लोग लिखेंगे। चलिए ठीक है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। पैरा चेंज करेंगे तो स्पेस लेंगे। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐसा ही हुआ था। प्रारंभ में, ठीक है, हम लोग बिहार के ही ज्यादातर एग्जाम्पल देंगे। प्रारंभ में कोई एक स्वतंत्रता सेनानी आगे आते, पुनः कुछ लोग उनसे जुड़ते थे, उनके साथ जुड़ जाते थे। इसके पश्चात यह हजारों लाखों लोगों का कारवां बन जाता था, कारवां बन जाता था, हजारों लाखों लोगों का कारवां बन जाता था। ठीक है, चलिए शुभम जी, ये टेक्निकल चीजें मेरे अंदर नहीं है, मुझे नहीं पता चल रहा है कैसा चल रहा है यहाँ पे, इसकी बफरिंग हो रही है या नहीं। इसके पश्चात ये हजारों लाखों लोगों का कारवां बन जाता था। जब 80 वर्ष की अवस्था में बाबू कुंवर सिंह ने, जब 80 वर्ष की अवस्था में बाबू कुंवर सिंह ने, देखिए, जब 80 वर्ष की अवस्था में बाबू कुंवर सिंह ने, चैट थोड़ा नीचे दब रहा है ना, एक मिनट, चैट थोड़ा नीचे दब रहा है, चैट की जो मिडिल वाली जो स्लाइड है ना, वो हो रहा होगा कभी भी, कभी कभी उनके एंड से भी दिक्कत होती है, हमारे एंड से नहीं होती, अभी तो नेटवर्क अपना इशू हो। चलिए तो जब 80 वर्ष की अवस्था में बाबू कुंवर सिंह ने, ये जब 80 वर्ष की अवस्था में, देख लीजिए पहले, जब 80 वर्ष की अवस्था में बाबू कुंवर सिंह ने, अभी ये सेंटेंस चल ही रहा है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया, हथियार उठाया, तो देखते हम लोग कोशिश क्या करें, देखिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देंगे, यदि बिहार के उदाहरण आपको मिल रहा है तो इसे सबसे बेहतर माना जाएगा। ठीक है, बिहार का यदि आपको उदाहरण मिल रहा है या कोई दिख जा रहा है तो बिहार के उदाहरण को हम ज्यादा से ज्यादा शामिल करेंगे। इससे क्या होता है ना कि लगेगा कि हाँ, हमारे बिहार में इतने महान विभूति हुई, हमें क्या जरूरत है अमेरिका के उदाहरण लेने की। अमेरिका के उदाहरण जब लेंगे जब हमें बिहार के नहीं मिलेंगे कुछ टॉपिक पे। ठीक है, तो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए उठाए तो देखते ही देखते, देखते ही देखते, राजा नहीं थे, जमींदार थे, लेकिन 10,000 सैनिक, तो देखते ही देखते उनकी सेना में 10,000 से अधिक लोग शामिल हो गए। 10,000 से 10,000 से अधिक लोग शामिल हो गए। एक पुस्तक विक्रेता ने, एक पुस्तक विक्रेता, पटना तो वैसे भी क्रांति की भूमि रही है, चाहे पीर अली हो चाहे जेपी हो, ठीक है, आज भी पटना क्रांति की ही भूमि है। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, एक पुस्तक विक्रेता पीर अली, जब पीर अली और बाबू कुंवर सिंह को आपको इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह कहाँ पे लिखा हम लोगों ने, बाबू कुंवर सिंह को हम लोगों को इन्वर्टेड कॉमा में, ऐसे देख लीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, चाहे तो आप इनको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके। इसी तरह पीर अली को भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख करके अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, पीर अली, एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने जब जब पटना में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की,
बगावत की तो कई लोग उनके साथ जुड़ गए। कई लोग गांधी जी जब इसी प्रकार गांधी जी जब साहस दिखाकर चंपारण पहुंचे, ठीक है, गवर्नर ने सीधे बोल दिया था कि नहीं घुसना है। जो चंपारण के मजिस्ट्रेट था उसने गांधी जी के रोक लगा दी थी गांधी जी के चंपारण प्रवेश पे, तब भी गांधी जी ने साहस दिखाकर चंपारण में एंट्री किया, गांधी जी की एंट्री को बैन कर दिया गया था, ठीक है। तो साहस दिखाकर चंपारण पहुंचे तो तो हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए। हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए, लिखिए। इन सभी में समानता, इन सभी में यह है कि यह है कि इसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई। ठीक है, तो शुरुआत तो करना पड़ेगा, पहले स्वयं से शुरू करना पड़ेगा। पहले गांधी जी ने कहा कि ठीक है मुझे गिरफ्तार करो, गांधी जी को धमकी दी गई कि चंपारण आएंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर आप प्रवेश करेंगे आपके प्रवेश, गांधी जी ने कहा ठीक है गिरफ्तार कर दिया। ठीक है, तो ये साहस होना चाहिए ना, शुरुआत भी एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, कभी भी शुरुआत एक व्यक्ति के द्वारा ही की जाती है। ये देख लीजिए, गांधी जी जब चंपारण में थे, शुरुआत तो गांधी जी ने ही की। तो चंपारण, ये ये देख लीजिए, ये बिहार की महिलाएं हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी चल रहे हैं। तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, बिहार तो वैसे भी क्रांति की भूमि रही है। चलिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बदलाव कहाँ से शुरू करना चाहिए। आ गया समझ में, बदलाव आपको स्वयं से शुरू करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो चाहे समाज हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको बदलाव करना है तो आपको स्वयं शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, आगे अब जाकर के अगला था हमारा कि हाउ टू स्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ चेंज, अर्थात इस बदलाव की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए। अगला हमारा क्या था, तो अगला हमारा हेडिंग होगा कि इस बदलाव की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए। अगला हेडिंग है हमारा बदलाव की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए। बदलाव की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए, ठीक है। इस बदलाव की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए, चलिए देखिए इसमें बदलाव की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए। आगे इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो सोच में बदलाव लाना पड़ेगा ना। देखिए बदलाव की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप हो सकता है नीतीश कुमार जी के आलोचक होंगे, प्रशंसक भी हो सकते हैं, आलोचक भी हो सकते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री चाचा जी के, लेकिन एक मुझे एक याद है, ठीक है, एक वाकया मैं कह रहा हूं 2004 से पहले, 2004-5 में जब वो आए थे, 5 में तो फुल फ्लैग में आए थे, तो बिफोर 2004 की यदि मैं बात करूं तो कोई लड़की यदि साइकिल चलाते हुए मिल जाती थी, ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि कोई लड़की अगर साइकिल चलाते हुए मिल जाती थी तो लोग टोंट कसते थे उस पे। टोंट कहने का मतलब है कि लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उसके बाद जाकर के एक दो लड़की साइकिल अकेले चलाती थी, अजीब टाइप का लगता था। कोई लड़की स्कूल जाती नहीं थी, सब बस वगैरह सबसे जाती थी, या तो स्कूल जाती नहीं थी। 4-5 किलोमीटर है उस एरिया में बस नहीं चलते थे, तो कुछ पैदल जाती थी, डेली जाने में भी दिक्कत होती थी। ठीक है, एक बदलाव की प्रक्रिया वो शुरू हुई 2004 के बाद। मैंने देखा जब साइकिल योजना मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया था, वो कार्यकाल उनका बड़ा अच्छा था। ठीक है, और उन्होंने बच्चियों को जब उन्होंने साइकिल के पैसे देने शुरू किए तो साइकिल का हुजूम चलने लग गया। पहले एक दो लड़की अकेले साइकिल से जाती थी, उसे भी शर्म होता था कि साइकिल से जा रहे हैं, सारे लोग ऐसे देख रहे हैं। वैसे भी बहुत सारे लोग स्कूल के रास्ते में, कॉलेज के रास्ते में असामाजिक तत्व भरे रहते हैं। ठीक है, शराब पीने वाले, गुटखा खाने वाले लोग, सब पान दुकान में अश्लील गाने सब बजाने वाले, खैर उन लोगों को छोड़िए, हमें क्या है। तो कई लड़कियां इसकी वजह से ही स्कूल नहीं जाती थी कि उनको परेशान किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब इतनी सारी साइकिल एक साथ चलती है, ठीक है, इतने सारे साइकिल एक साथ चलती है, तो ये बदलाव हुआ ना। ये बदलाव शुरू कैसे हुआ, जब एक दो लड़कियों साइकिल से जाना शुरू किया, उसके बाद जाकर के सारी लड़कियों ने साइकिल सीखी, अपने भाई से, बड़े भाई से सबने साइकिल सीखा कि मुझे भी साइकिल सिखा दीजिए, मुझे भी स्कूल साइकिल से जाना है। और उसके बाद जाकर के फिर धीरे-धीरे अटेंडेंस इंक्रीज होना शुरू हुआ। जब बच्चे स्कूल में आना शुरू हुए तो टीचर भी आना शुरू हुए, टीचर भी पढ़ाना शुरू किया। पहले टीचर आते थे, बच्चे नहीं आते थे, इसलिए टीचर भी नहीं आते थे स्कूल में, वैसे खाली रहता था। मतलब जो वर्किंग डे होता था उसमें भी कई बार बच्चे आते ही नहीं थे क्लास में, अब आने शुरू हो गए क्योंकि अब उनके लिए पहुंचना आसान हो गया। तो एक बदलाव आया और आज ये बदलाव आपको दिखता है। आज देखेंगे कि जितनी संख्या में बालक उतनी ही संख्या में बालिकाएं सब स्कूल जाते हैं, रेगुलर स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाने से सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाया जाता, जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से करनी पड़ती है, आपको स्कूल जाना पड़ेगा। ठीक है, आज के डेट में देखेंगे तो खुद स्कूल चली जाती है, खुद बैंक का काम कर लेती है, उनके स्कॉलरशिप आते हैं तो खुद पासबुक लेकर के बैंक चली जाती है। मतलब बहुत सारे बदलाव तो आए हैं, तो बदलाव की शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी, राइट है कि नहीं। तो क्या करेंगे इसमें, क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम हमें अपनी सोच में, एक लड़की अगर साइकिल से सिर्फ जाती थी तो उसको लोग आश्चर्य से देखते थे। अब कॉमन होने से पहले ये ना एक बड़ा मुद्दा होता था, एक लड़की अकेले साइकिल से जा रही है स्कूल या कॉलेज, अब वो मुद्दा नहीं रह गया, एक जमाने में होता था ऐसा। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। क्या लाना होगा, पहले तो सोच ही बदलना पड़ेगा ना, उसके बाद जाकर के फिर क्या होगा, लाना पड़ेगा, फिर अपने व्यवहार और कर्मों में बदलाव लाना होगा, फिर
अपने व्यवहार और कर्मों में बदलाव लाना होगा। बदलाव लाना होगा। फिर अपने व्यवहार और कर्मों में बदलाव लाना होगा। ठीक है, चैट को थोड़ा-सा मुझे लगता है नीचे वाले चैट दिख नहीं रहे। चलिए, अपने व्यवहार और कर्मों में बदलाव लाना होगा। ठीक है, अभिषेक कुमार जी गुड इवनिंग। चलिए, चैट नहीं दिख रहा था, आपका अब दिख रहा है। ठीक है, बदलाव लाना होगा। ठीक है, इससे हम में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इससे हमारे अंदर देखिए पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों में अंतर होता है। पॉजिटिव एनर्जी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जाता है। इससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ऊर्जा का संचार होगा, सकारात्मक ऊर्जा का, इससे हमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि जरूरी नहीं कि बदलाव का परिणाम तुरंत दिखने लगे। जरूरी नहीं कि कल ही बदलाव का परिणाम तुरंत दिखने लगे या शीघ्र ही दिखने लगे, शीघ्र ही दिखाई देने लगे। आप अगर पौधा लगाएंगे तो जरूरी नहीं है ना कि कल से ही उसमें फल आ जाएंगे। एक पौधे को पेड़ बनने में, फल आने में, अगर वो आम का है उसको 7 साल 8 साल भी लग सकता है। अभिषेक भारती गुड इवनिंग। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जरूरी नहीं है कि तुरंत ही परिणाम, लेकिन अगर आपके दादाजी नहीं लगाए होते आम के पेड़, लीची के पेड़, तो आज आप आम खा रहे होते या आपके पिताजी नहीं लगाए होते तो। ठीक है, तो आप इसलिए आज आम खा पा रहे हैं क्योंकि आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने पेड़ लगाए थे। तो वो ये मान लेते कि मैं वही काम करूंगा जिससे कल ही रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता। तो उन्होंने उस रिजल्ट के लिए क्या किया, वेट किया, और उसका परिणाम आज आपके पास, किसी के पास 8 आम के पेड़ है, किसी के पास 10 आम के पेड़ है, बोलते मेरे दादाजी ने लगाया था, देखिए अच्छा आम का। ठीक है, तो क्या लिखा आपने कि जरूरी नहीं कि, ठीक है, तो इससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जरूरी नहीं कि बदलाव का परिणाम शीघ्र ही दिखाई देने लगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि लोग लोग तुरंत ही आपसे जुड़ जाए या शीघ्र ही आपसे जुड़ जाए। आपसे जुड़ जाए, जरूरी नहीं, नहीं के ऊपर बिंदी लगेगा कि लोग शीघ्र ही आपसे जुड़ जाए। ठीक है, आपको कुछ दूर अकेला भी चलना पड़ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने गांव में निकलेंगे कि मेरा गांव बहुत गंदा है, लोग उन जगहों पे कचरा फेंक रहे हैं जहां पे कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, वैसे जगह पे लोग कूड़ा करकट फेंक रहे हैं जिससे गांव का वातावरण खराब हो रहा है। या फिर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे बिहार में गांव होते हैं, जब आप जिला मुख्यालय से या अनुमंडल मुख्यालय से गांव में प्रवेश करेंगे तो गांव का जो मेन रोड होता है जिससे गांव में प्रवेश करते हैं, तो रात के समय जो है सो लोग वहां पे जाकर के जो है सो गंदा करके चले आते हैं, शौच करके चले आते हैं, लोटा ले लेकर के जाते हैं, और उसके बाद जाकर जैसे शाम को अंधेरा हुआ या सुबह अंधेरा ही रहता है, जब तक सूर्योदय नहीं होता है, तो लोग लोटा लेकर के गांव के सड़क के दोनों साइड जाकर मीटिंग करके चले आते हैं। ठीक है, और वो मीटिंग जो है वो दिन भर गांव के वातावरण को खराब करते रहता है। और आपके गांव में अगर कोई अनुमंडल की तरफ से या ब्लॉक की तरफ से आपके गांव में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले क्या दिखता है, वही सबूत दिखता है जो छोड़ के आए थे, निशानी। ठीक है, तो वही निशानी गांव के दोनों तरफ दिखते रहता है, और लोग नाक ऐसे करके बंद करके उधर से साइकिल या बाइक वाले निकल रहे होते हैं, क्योंकि रात में या अर्ली मॉर्निंग के टाइम में लोग जाकर के वहां पे निशानी छोड़ के चले आते हैं। तो आपके गांव का क्या इंप्रेशन बनता है, खुले में जो शौच करते हैं बिहार में, तो आपके गांव का वही इंप्रेशन बनता है। उस गांव में जाओ ना तो गेट से ही स्वागत होता है आपका, इस तरह से, इस तरह का इंप्रेशन बनता था। लेकिन अगर आप ही के गांव में कुछ जागरूक लोग हैं और एक अभियान चलाएंगे कि भाई कुछ भी हो जाए हमें सड़क के किनारे को गंदा नहीं करना है, गांव का वो प्रवेश द्वार है, गांव का इज्जत उससे खराब होता है, सभी को प्रेरित करेंगे कि जब इतना खाने पीने में खर्च करते ही है, 800 रुपए वाला मटन भी खरीद के खाते हैं, इतना खर्च करते हैं, मकान इतना बनाए हैं, तो जब लाखों का मकान बनाए हैं तो 10-20 हजार का शौचालय बनवा लीजिए। उससे भी नहीं होता है तो मुखिया जी का अभियान करेंगे कि चलो मैं सरकारी योजना के तहत शौचालय का पैसा दिलवा देता हूं, शौचालय घर में बनाओ, किसी भी हाल में जाकर के सड़क को गंदा नहीं करना है क्योंकि इससे गांव की इज्जत खराब होती है। राइट, तो लेकिन एक व्यक्ति को ये करना पड़ेगा ना बदलाव, और जरूरी नहीं है कि लोग सारे लोग मान ले। शाम को हो सकता है कि आपसे हाँ हाँ बोले और शाम को जाकर के फिर गंदा करके चले आए, तो फिर आपको अभियान चलाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, स्कूलों में भी आपने देखा कई टीचर सभी इस तरह के अभियान चला रहे थे, बच्चे जो स्कूली बच्चे थे उनसे नारे लगवा रहे थे कि खुले में डैश 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 करना बंद करो। अब मैं नाम नहीं ले सकता उस शब्द का, ठीक है, शर्म करो और खुले में डैश डैश करना बंद करो। तो इस तरह के भी नारे लगाए जा रहे थे, आप लोगों ने सुने होंगे। तो शुरुआत किसी को तो करनी पड़ेगी, शुरुआत आपको किसी को तो करनी पड़ेगी, यही चीज। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, तो क्या लिखा, आपसे जुड़ जाए, आपको कुछ दूर अकेला भी चलना पड़ सकता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि, उन्होंने क्या लिखा है देखिए, लिखते हैं कि, ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी है, उसमें उन्होंने बंगाली में उन्होंने लिखी है, और उन्होंने लिखा है कि यदि तुम्हारे डाक सुने, यदि तुम्हारे डाक सुने क्यों ना आसे तबे एकला चलो रे। ठीक है, यदि तुम्हारे डाक सुने क्यों ना आसे तबे एकला चलो रे। अब इसको तो याद भी किया जा सकता है आप लोग, क्योंकि मैं तो खैर बंगाली जानता हूँ, 10 भाषा में बोल सकता हूँ, तो आप लोगों को इसका हिंदी लिखना है। और ठीक है, अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, मान के चलिए कि इफ नो वन कम हियरिंग योर वॉइस देन वॉक अलोन, देन वॉक अलोन। अब इसका हिंदी क्या होगा देखिए, तो हिंदी इसका ये होगा कि यदि तुम आपकी आवाज सुनकर कोई नहीं आए तब आप अकेले ही चलो। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि यदि, लिखते हैं कि, कोटेशन लिखिए, कोटेशन के रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि आपके बुलाने पर भी या आपकी आवाज सुनकर भी कोई नहीं आए। ऐसे कई बार हुआ है कि एक गांव का कोई व्यक्ति निकला और उसने कहा कि नहीं, जब जमीन हमारे पुरखों की है, देश जब हमारा है, ठीक है, तो उसी में से एक व्यक्ति गांव में निकला होगा शुरू में, और जिसने कहा होगा कि ये जमीन जब हमारे पुरखों की है और ये देश भी हमारा है और मेहनत भी खेत में हमने ही किया है, तो हम अपना 60% 70% जो है उपज का 50% से अधिक उस गोरे लोगों को क्यों देंगे जो विदेश से आया होगा। इसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति ने किया होगा ना, कि अंग्रेजों को हम लगान नहीं देंगे,
कई ऐसे गाँव में जो शुरू किए गए होंगे, उनकी गति बहुत अच्छी नहीं रही होगी। हो सकता है वो व्यक्ति अकेला पड़ गया हो और उसे उठा करके ज़मींदार ले गया हो और उस पे मुकदमा चला हो, वो जेल चला गया हो या उसकी हत्या कर दी गई हो, ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब ये प्रक्रिया लगातार चली, तो फिर लोगों के अंदर साहस बढ़ा होगा और एक गाँव में 1 लोग पहले उससे जुड़े होंगे, 2 लोग जुड़े होंगे और इसी तरह से तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई होगी। तो हर गाँव में, हर समाज में, हर मोहल्ला में कोई न कोई एक क्रांतिकारी व्यक्ति जो मोहल्ले की समस्या, गाँव की समस्या, चाहे जल जमाव हो, चाहे खुले में शौच हो या अन्य कोई भी समस्या हो, जिसको लेकर के आवाज़ उठाया हो एक व्यक्ति, तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही सारे गाँव के लोग उसके साथ जुड़ गए होंगे। उसके हो सकता है विरोधी भी ज़्यादा होंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने साहस करके आवाज़ उठाया और जब आवाज़ उठाया, तो फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, लोग उसके साथ जुड़ते चले गए। तो यही रवींद्रनाथ टैगोर कहते हैं ना कि यदि तुम्हारी डाक सुने, केउ ना आसे, तबे एकला चलो रे। बिल्कुल वही गाना है, उनकी जो कविता है उसी को धुन में गाया गया है, ठीक है? वो उनकी कविता है गुरु रवींद्रनाथ टैगोर की, ठीक है नीतीश जी? तो उनकी कविता को ही गाने के रूप में गाया गया है, ठीक है? लिरिक्स उनका है और बाद में जाकर के उसको जो है वॉइस देने की कोशिश की। तो यदि आपकी आवाज़ सुनकर भी कोई नहीं आए, तो आप अकेले ही चलो, अकेले ही चलो। तो रवींद्रनाथ टैगोर को हम लोग फॉलो करेंगे आगे। अब देखिए ये जो बदलाव की प्रक्रिया होगी, ठीक है? ये जो बदलाव की जो प्रक्रिया होगी, द प्रोसेस ऑफ चेंज, वो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? इसको लेकर के हम लोग महाराष्ट्र में अहमदनगर एक जिला है, ठीक है? महाराष्ट्र में अहमदनगर एक जिला है और वहाँ पे एक गाँव है भिंगारी, ठीक है? महाराष्ट्र का जो अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट की हालत ये है कि वो महाराष्ट्र के आंतरिक भाग में है, जो भारत के सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जिसको हम लोग कहते हैं विदर्भ। आपको बता दूं कि जितनी वर्षा मुंबई में इसलिए होती है क्योंकि मुंबई वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में है, लेकिन महाराष्ट्र का जो इंटरनल पार्ट है, आंतरिक भाग है, उसमें बहुत कम वर्षा होती है या लगभग नहीं के वर्षा और हर साल लगभग सूखा पड़ता ही पड़ता है। वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ड्रॉट प्रोन एरिया है, यानी कि सूखा प्रभावित क्षेत्र है महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र। आप कई बार न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं। वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनकी स्थिति ये होती है कि कई बार फसल बो दिया और बारिश हुई नहीं, और बारिश नहीं हुई तो नदियों में भी पानी नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो ज़्यादातर जो रिवर है वो सीजनल रिवर है, ठीक है? जो गोदावरी और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो सब सीजनल रिवर है, तो नदियों में भी पानी नहीं है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जाकर के बारिश भी नहीं हुई, तो वहाँ पे जो स्थिति होती है वो ये होती है कि वहाँ की समस्या के बारे में अगर आप बात करें, तो अमन अक्षर जी का 2 लाइन मुझे याद आता है कि देवताओं से भी हल नहीं हुई, ज़िंदगी कभी सरल नहीं हुई, अब के बार भी यही हुआ, अब के बार भी फसल नहीं हुई। तो हर बार यही स्थिति रहता है वहाँ पे और विदर्भ में, और इसी क्षेत्र में एक गाँव है भिंगारी, और उस गाँव में सेना से रिटायर्ड एक व्यक्ति जो सेना का ट्रक चलाते थे, उनका नाम है अन्ना हज़ारे। वो आकर के जब सेना से उन्होंने वीआरएस ले लिया, तो उसके बाद जाकर के वो भिंगारी गाँव में आकर के बस गए। ठीक है? सॉरी, भिंगारी गाँव के थे और वो अपने बगल के गाँव, भिंगारी गाँव के बगल में उनका एक पड़ोस का गाँव था रालेगन सिद्धि, जहाँ पे उनकी कुछ ज़मीन भी थी, और रालेगन सिद्धि में आकर के अन्ना हज़ारे बस गए। उसके बाद जाकर के फिर क्या हुआ देख लीजिए। तो रालेगन सिद्धि एक ऐसा गाँव था जिस गाँव में बहुत कम वर्षा होती थी उस क्षेत्र में। अब देखिए कम वर्षा होगी तो फसल भी बेहतर नहीं होगी, और फसल बेहतर नहीं होने के साथ-साथ क्या होगी, तो गाँव में जो ग्रीन एरिया जो होता है, जो नेचुरल पॉस्चर होते हैं, प्राकृतिक जो चारागाह होता है वो भी कम होगा, घास-फूस भी कम होंगे, और जब घास-फूस भी कम होंगे तो लोगों के पास पशुपालन के भी बेहतर विकल्प नहीं होगा, क्योंकि पशुओं को चारा नहीं मिलेगा। तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा गाँव में गरीबी होगी, गाँव में बेरोजगारी होगी, गाँव में अशिक्षा होंगे और गाँव में पलायन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है? ठीक है? गाँव में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन जो रेट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। ज़्यादातर लोग शहरों में जाकर के, क्योंकि गाँव के लोग हैं तो शहर में भी जाकर के बड़ा अच्छा काम तो नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, वो गाँव में जाकर शहरों में जाकर के मजदूरी करेंगे। राइट? तो गाँव की स्थिति नहीं सुधरेगी। अब उसी में क्या हुआ, तो जो भिंगारी गाँव के जो थे, उनकी जो अन्ना हज़ारे थे, उनकी थोड़ी ज़मीन रालेगन सिद्धि में भी थी, तो रालेगन सिद्धि में आकर के वो जो सेना से रिटायर किया तो वो आकर के वहाँ पे बस गए। ठीक है? उन्होंने अक्सर अन्ना क्या करते थे, तो गाँव के बाहर जो पत्थर वगैरह सब होते थे, बड़े-बड़े पत्थर थे, चूँकि वो पथरीला क्षेत्र भी है, पठार है, इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू का एरिया है, तो पठार का क्षेत्र है, तो वहाँ पे वो चट्टान पे बैठ जाते थे और अक्सर सोचा करते थे कि इस गाँव की दशा को मैं कैसे सुधारूँ? ठीक है? कैसे इस गाँव के लोगों को इस गरीबी से, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाऊँ? कैसे इस गाँव की मैं पशुपालन और कृषि को बेहतर बनाऊँ? कैसे इस गाँव में कम्युनल हार्मोनी को डेवलप करूँ? कैसे इस गाँव में एजुकेशन को प्रमोट करूँ? लेकिन शुरुआत एक व्यक्ति ने की, और ये दिमाग इनका था अन्ना हज़ारे का, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया कि प्रण लिया कि सबसे पहले शुरुआत खुद करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत दूर एक नदी थी, उस नदी से कट करते हुए एक छोटे से नहर टाइप का निकाला गया और उसको उस गाँव से कनेक्ट किया गया। और जब गाँव से कनेक्ट किया गया तो गाँव में पानी आ गई। पानी आ गई तो धीरे-धीरे करके खेती बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद जाकर के जो गाँव के पुराने तालाब वगैरह सब थे, पॉन्ड वगैरह सब थे, उसको साफ किया गया। उसके बाद जाकर के फिर क्या किया गया कि जो पुराने पॉन्ड को साफ किया गया, नए कई सारे तालाब खोदे गए। और उसके बाद जाकर के फिर क्या हुआ कि जब बारिश का समय आया तो वो तालाब जो है वो पानी से भर गया, और जब बारिश का सीजन खत्म हो गया तो गाँव में पानी की दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सारे जो तालाब वगैरह सब थे वो भरे थे। ठीक है? उसका परिणाम क्या हुआ कि गाँव में जो फूडर है, यानी चारे की खेती भी होने लग गई, फसल भी होने लगा। फसल होने लग गया तो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया, और जब चारे की कृषि होने लगी तो पशुपालन को भी बढ़ावा मिला। गाँव में दूध वगैरह सब भी ठीक-ठाक होने लगा, और उसके बाद देखते ही देखते फिर जाकर के फिर जो गोबर पशुओं की संख्या अधिक बढ़ी तो गोबर हुआ। गोबरों को इकट्ठा करके गोबर गैस से बायोफ्यूल वगैरह सब डेवलप हुआ। उससे लोगों के यहाँ ऊर्जा की सप्लाई शुरू हो गई। देखिए ध्यान से कैसे डेवलप हुआ। उसके बाद जाकर के अन्ना हज़ारे ने देखा कि कई बार फंड्स कम पड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो पेंशन का पैसा था, जो सेना से पेंशन मिलता था, उन्होंने गाँव के लिए बोल दिया कि मेरा हर महीना जो पेंशन आएगा वो गाँव के डेवलपमेंट में खर्च होगा। फिर उसके बाद जाकर के गाँव के जो बच्चे थे वो मन लगा करके नहीं पढ़ते थे, इधर-उधर दिन भर घूमते रहते थे, तो गाँव के बच्चों के लिए एक हॉस्टल टाइप का बनाया गया ताकि डे स्टे करें और पढ़े, बच्चे ध्यान से खेले भी और पढ़े। तो उसके लिए जमीन कम पड़ रही थी, तो अन्ना की जो जमीन थी रालेगन सिद्धि में, उसको उन्होंने दान कर दिया कि इसमें बच्चों के हॉस्टल बनेंगे। ठीक है? और खुद कहाँ चले गए, तो गाँव का जो मंदिर था उसी मंदिर में रहने लगे। ठीक है? और इस तरह से जब एक व्यक्ति ने शुरुआत की, ठीक है, एक व्यक्ति के दिमाग से ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू हुई और उसने जो चेंज किया, द प्रोसेस ऑफ जो चेंज हुआ, और जब वो सक्सेस हुआ, तो बता दूं कि आज जो है रालेगन सिद्धि एक ऐसा गाँव है महाराष्ट्र में, एक आदर्श गाँव का उदाहरण है, जिस गाँव में कभी पुलिस नहीं आई। यानी लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा आपस में प्रेम और सौहार्द है कि छोटे-मोटे जो विवाद होते हैं तो सब लोग अन्ना हज़ारे का सम्मान करते हैं और सब बोलते हैं कि चलो अन्ना जो बोल देगा वही मान लेंगे। तो अन्ना यानी बड़ा भाई। ठीक है? तो अन्ना का ये सम्मान है वहाँ पे कि गाँव में कभी पुलिस नहीं आई, गाँव के लोग केस मुकदमा, फौजदारी या दीवानी मुकदमे में नहीं फंसते हैं जिनसे, क्योंकि फौजदारी या दीवानी मुकदमे में फंसने का मतलब है कि अपनी गाढ़ी कमाई और जमीन को बेच लेना, बर्बाद कर लेना। केस फौजदारी से किसी को कुछ हासिल होता नहीं है, न्याय व्यवस्था सबको पता है। तो गाँव में कभी पुलिस नहीं आई, गाँव के लोग केस वेस में नहीं फंसते हैं। उसके अलावा गाँव के लोग इतनी मात्रा में ठीक-ठाक फसल उगाने लगे जो कि सिंचाई के साधन डेवलप हो गए, साथ में पशुपालन शुरू कर दिया। आज बगल के आस-पास के गाँवों को चारा भी बेचते हैं ये, आस-पास के गाँवों में दूध की भी सप्लाई करते हैं, और एक ऐसा आदर्श गाँव है जहाँ के बच्चे ध्यान से जाकर के डेली समय से जाकर के पढ़ते भी हैं, खेल-कूद भी करते हैं। और आज जो रालेगन सिद्धि है उसी मंदिर में अभी भी रहते हैं और अन्ना हज़ारे। तो रालेगन सिद्धि जो है उसपे बहुत सारे केस स्टडी हुए। ठीक है? इसपे बहुत सारे केस स्टडी भी हुए। लोगों ने इस पे अध्ययन किया, रिसर्च किया कि कैसे एक सूखा प्रभावित गाँव जो है उसमें एक व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था, उस व्यक्ति ने कैसे गाँव की काया पलट कर दी, गाँव की किस्मत को पलट करके रख दिया। और आज जो रालेगन सिद्धि जो है वो एक मॉडल विलेज के रूप में एग्जांपल है। ये देख लीजिए, ये सब नेचुरल पॉन्ड है। अब देखिए कितना हरा-भरा, सूखा प्रभावित क्षेत्र में इतने हरे-भरे क्षेत्र जो है दिखाई दे रहा है। ये है रालेगन सिद्धि गाँव, जहाँ के लोग वर्षा का पानी इकट्ठा करते हैं। इसपे बहुत रिसर्च हुआ। बाद में अन्ना हज़ारे को, ठीक है, पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला। हालाँकि बाद में वो एक आंदोलन से जुड़े, जिस आंदोलन का कुछ लोगों ने राजनीतिकरण किया, और परिणाम है कि अन्ना का इमेज थोड़ा-सा डाउन हुआ। डाउन इसलिए हो गया क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने के बाद जो है सो उनकी इमेज थोड़ी-सी डाउन हुई। लेकिन जहाँ तक इस गाँव के काया
पलट की बात है, तो उन्होंने सच में इस गाँव के काया को पलट के रख दिया था और यही कहानी को हमें जो है लिखना है कि बदलाव की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए। चलिए, ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? कि कैसे निबंध कैसे होता है देख लीजिए। अब आगे, बदलाव की प्रक्रिया को कैसे शुरू की जाए? पैरा चेंज करके लिखेंगे हम लोग, पहला स्पेस देंगे, बदलाव की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। ये बात हम अन्ना हजारे से सीख सकते हैं। अन्ना हजारे से सीख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल वही, जुल्फ़िकार जी। अन्ना हजारे से सीख सकते हैं। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के हिंगारी गाँव के, गाँव कहीं भी नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। हिंगारी गाँव के अन्ना हजारे सेना से सेवानिवृत्त के बाद, सेवानिवृत्ति सेवानिवृत्त एक ही वर्ड होता है। सेना से सेवानिवृत्त के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद बाद बगल के गाँव रालेगन सिद्धि में बस गए। महाराष्ट्र के आंतरिक भाग में स्थित यह गाँव स्थित यह गाँव महाराष्ट्र के आंतरिक भाग में स्थित यह गाँव सूखा प्रभावित था। कृषि और पशुपालन पशुपालन की स्थिति बेहतर नहीं थी। स्थिति बेहतर नहीं थी। गांव में गरीबी, अशिक्षा, पलायन जैसी समस्याएं मौजूद थी। मौजूद थी। देखिए यहीं पे पैरा बड़ा हो गया है तो हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग पैरा चेंज करेंगे। देखिए नीतीश जी, नीतीश नाम तो हिस्टोरिकल नाम है, चाचा जी का भी नाम नीतीश कुमार है। चाचा जी घर में बाहर बा कुमार बा। जैसी समस्याएं मौजूद थी। अब आगे पैरा चेंज करके लिखेंगे, थोड़ा स्पीड भी धीरे धीरे आप लोग को बढ़ाना है आप लोग का। अन्ना गांव के बाहर स्थित, गांव के बाहर स्थित एक चट्टान पर बैठकर, पथरीला गांव था, एक पत्थर था, उस पर बैठे रहते थे चट्टान पर बैठकर अक्सर सोचा करते थे कि कैसे इस गांव की दशा को ठीक किया जाए, कैसे इस गांव की दशा को बेहतर बनाया जाए। क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद, कैसे ठीक है। राजकुमार जी चाचा से नाराज चल रहे हैं, कैसे आगे अन्ना कैसे इस गांव की दशा को बेहतर बनाया जाए, आगे बेहतर बनाया जाए। गांव की सबसे प्रमुख समस्या पानी की थी। गांव की सबसे प्रमुख समस्या पानी, पानी था ही नहीं। देखिए यहीं से शुरू होता है। अन्ना ने गांव वालों को नहर बनाकर पानी लाने के लिए प्रेरित किया, प्रेरित किया। वर्षा जल संचयन हेतु, वर्षा जल संचयन हेतु तालाब खोदने के लिए प्रेरित किया। एक पीढ़ी हमारे बिहार में भी था जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे हमारे आपके, वो तालाब खोदते थे, ठीक है, ताकि हमारे आने वाले समय में ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहे, पशुओं को दिक्कत ना हो लोगों को। और एक हमारा आज का जनरेशन है, गांव में ऐसे कुपात्र लोग मिल जाएंगे आपको, तो क्या करते पता है, उनके घर के जो पीछे तालाब होते हैं उसी में वो सारा नल का गंदा पानी, टॉयलेट का गंदा पानी बहाते हैं, कचरा फेंकते रहते हैं। और कुछ लोग मेरे गांव में तो ऐसे ही है, इतने गिरे हुए लोग हैं कि हमारे जो पूर्वजों के तालाब खुदे, तालाब को अपने घर के पीछे हर साल 2-4-5 ट्रैक्टर मिट्टी डाल करके अपना जो घर का जमीन है वो बढ़ा रहे हैं और तालाब को धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, भरते जा रहे हैं, ठीक है। हमारे गांव में ऐसे लोग हैं जो सारे पुराने तालाबों को भरते जा रहे हैं धीरे धीरे। दरभंगा में तो एक तालाब चोरी ही हो गया, चोरी की रिपोर्ट लिखा गया। हुआ ये कि जिस सरकारी जमीन पे वो तालाब था, जब गवर्नमेंट ने सर्वे किया तो वो तालाब वहाँ पे मिला ही नहीं, तालाब के रूप में जो सर्वे में था जमीन में नक्शा में तालाब ही नहीं मिला। पूरे तालाब को भर करके पूरे लोगों ने घर बना लिए थे, वहाँ पे तालाब था ही नहीं, गायब हो गया, यानी चोरी हो गई, तालाब की चोरी की रिपोर्ट। ये स्थिति। चलिए
एक हमारे आपके पूर्वज हुआ करते थे, उस समय इसलिए ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहता है। देखिए ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे जा रही है, ठीक है। तो वर्षा जल संचयन हेतु तालाब खोदने के लिए प्रेरित किया। आपके गाँव में भी ऐसे लोग होंगे। क्या? तालाब खोदने के लिए प्रेरित किया। पेड़ लगाए गए, जगह-जगह पेड़ लगाए गए, ठीक है। पुराने जो लोग होते थे वो पेड़ लगाते थे, ठीक है। हमारे आपके जो पूर्वज होते थे पुराने ज़माने के लोग, वो लोग पेड़ लगाते थे। और आज का जो नया जनरेशन है वो उस पेड़ पे बाबू सोना का नाम खोद के लिख देता है। पेड़ कहते हैं ना कि पेड़ पे बाबू सोना के नाम लिखने की जगह है कि खुद पेड़ लगाइए, ताकि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो आपको याद कर सके। और पेड़ पे जो बाबू सोना का नाम लिखेंगे उसे कोई याद नहीं करेगा। तो जगह-जगह पेड़ लगाए गए, ठीक है, जगह-जगह पेड़ लगाए गए। गोबर गैस गैस से ऊर्जा की सप्लाई शुरू की गई। अब देखिए उसका रिजल्ट कुछ साल के बाद दिखना शुरू हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, सप्लाई शुरू की गई। अब देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। चलिए, बदलाव की प्रक्रिया कैसे शुरू की जाए, अब समझ में आ जाएगा आपको। गोबर गैस से ऊर्जा की सप्लाई की गई। अब देख लीजिए हमारे आपके गाँव में पहले ज़माने में लोग पशुपालन करते थे, अब जो नया जनरेशन है वो गाय पालने को तैयार ही नहीं है। जबकि एक गाय जो है वो कितने सारा सपोर्ट करती थी, गाय बेच दिया और घर में बाहर क्या खड़ा कर लिया, बुलेट खड़ा कर लिया। बुलेट का ज़्यादा फायदा है, मानते हैं वो भी ज़रूरी है, लेकिन गाय को धीरे-धीरे करके क्या हुआ, गाय को हटा दिया लोगों ने, ठीक है। गाय, बकरी पालते थे और वो मुसीबत में कई बार लोग को 5-10 हज़ार की अचानक से ज़रूरत पड़ती थी, तो उसमें से कोई एक बछड़ा-बछड़ी को बेच करके 5-10 हज़ार आ जाता था। ठीक है, आज स्थिति ये है, इसीलिए आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने, जो चाचा जी हैं, उन्होंने एक बकरी पालन शुरू किया है योजना। आपको बता दूँ बकरी पालन के तहत जो है अगर कोई उन्नत नस्ल की बकरी पालना चाहे तो सरकार उनको ऋण भी देगी और उसके बाद जाकर के सब्सिडी भी देगी उसमें, यानी ऋण में माफी भी मिलेगा, ठीक है। तो बकरी आराम से पाल सकते हैं, अगर किसी को कोई बीपीएससी की तैयारी करे, दरोगा की अगर नहीं हुआ, बिहार सरकार की जो बकरी पालन योजना है उसके तहत ऋण लेकर के आराम से बकरी पाल लीजिए। 2 बकरी से धीरे-धीरे 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और आराम से घर भी चल जाएगा। और आराम से जब बकरी लेकर के चराने जाएँगे चौर में, तो ये शायरी गुनगुना सकते हैं कि ख्वाब दिल में सजा रही होगी, मुझको ख्वाबों में ला रही होगी, मैं यहाँ बकरियाँ चराता हूँ, वो भी गोबर उठा रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आराम से शेर गुनगुना। चलिए, तो जगह-जगह पेड़ लगाए गए, गोबर गैस से ऊर्जा की सप्लाई की गई। अब देखिए परिणाम क्या हुआ, मैं यहाँ बकरियाँ चराता हूँ, वो भी गोबर उठा रही हो। वेरी गुड, लाए रखे हैं। आगे, अब उसके बाद जाकर के इसी में लिखिए, इसी पैराग्राफ में ये भी लिख सकते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें लिखेंगे अन्ना ने अपना पेंशन का पैसा गाँव के विकास में लगा दिया। पैसे की भी तो दिक्कत थी गाँव के, करना पड़ेगा ना किसी को, अपने बेटे के लिए, पोता के लिए सब करता है, अपने बेटा-बेटी के लिए तो सब करता है, जो समाज के लिए करता है वही तो व्यक्ति अलग कहलाता है। अपना बेटा के लिए तो सब चोरी करके इकट्ठा करता है, डकैती करके इकट्ठा करता है, भाई के साथ बेईमानी करके, समाज के साथ बेईमानी करके, अपने बेटा-बेटी के लिए इकट्ठा करते हैं, सब लोग यही करते हैं। तो इसीलिए वो महान नहीं कहलाते, महान महान कौन कहलाता है, जो समाज के लिए करता है, ठीक है, गाँव के लिए करता है। अपना बेटा-बेटी के लिए तो सब लोग इकट्ठा करते हैं, चोरी करके, डकैती करके, बेईमानी करके पूरे जीवन में, कि बेटे को मतलब 7 पीढ़ी तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना चोरी कर लेंगे, इतना घोटाला करके पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि 7 पीढ़ी बेटी बाद दिक्कत नहीं हो, इस तरह की सोच। तो ऐसे लोग महान नहीं होते, महान वो लोग होते हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं, है कि नहीं जुल्फ़िकार जी? तो क्या लिखा, गाँव के विकास में लगा दिया, अपनी ज़मीन बच्चों के हॉस्टल के लिए दान कर दी, ए, अपनी ज़मीन बच्चों के हॉस्टल के लिए ये बच्चों के हॉस्टल के लिए दान कर दी और खुद खुद मंदिर में रहने लगे। देख लीजिए, मंदिर में रहने, ये बदलाव की प्रक्रिया कैसे शुरू करना चाहिए। अब इसका रिजल्ट भी तो आएगा, ज़रूरी नहीं है 2 दिन में आ जाए, लेकिन रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट आया और वो रिजल्ट क्या आया अब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आज इस गाँव का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर है। चलिए, पैरा चेंज करके लिखिए, आज गाँव का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर है। ऑल द पर्सन्स आर सेल्फ रिलायंट इन दिस विलेज। आज इस गाँव का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर है। इस गाँव से बड़ी मात्रा में चारा, दूध इत्यादि, चारा, दूध इत्यादि इत्यादि जाता है। गाँव में सौहार्द बना हुआ है। गाँव में शांति, सौहार्द और भाईचारा बना हुआ है। शांति, सौहार्द और भाईचारा बना हुआ है। कभी पुलिस नहीं आती है। कुछ भी गाँव में अगर किसी के बीच मनमुटाव भी हो जाए तो बोलते हैं चल चलो अन्ना के पास चलते हैं, अन्ना, ठीक है, अन्ना ठीक कर देंगे, जो बोलेंगे अन्ना वही हम मान लेंगे, ठीक है। तो गाँव में, और तो अन्ना पे भी इसलिए विश्वास है ना कि अन्ना किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। हमारे आपके जो मुखिया जी होते हैं, सरपंच जो होते हैं, गाँव में जाइए, तो एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी के बीच में अगर छोटी बात हो जाए तो अमीर का ही साथ देते हैं। हमारे आपके मुखिया जी सब जो होते हैं वो एकदम बेईमानी पे उतर आते हैं। गाँव में पंच या मुखिया जो होते हैं उसी का साथ देते हैं जो सामर्थ्यवान होता है, ठीक है। जो सामर्थ्यवान नहीं होता उसका गाँव में कोई नहीं होता, ठीक है। भले उसकी फसल को रौंद दिया जाए, उसके फसल में पानी बहा दिया जाए, कोई बोलने वाला नहीं होता। बेचारा क्या करेगा, मजबूरी में फिर कानून की शरण में जाता है, पुलिस के पास जाता है, उठ जाता है। तो गाँव में शांति, सौहार्द और भाईचारा का वातावरण बना हुआ है। ठीक है। अन्ना को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। क्या? ये है बदलाव की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए, ना हजारी की तरह आप लोग अपने गाँव में चेंज लाइए। अब आगे इतना लिखने के बाद फिर हम लोग अब लिखेंगे कि बदलाव जीवन के किन-किन क्षेत्रों में होना चाहिए।
बदलाव जीवन के किन-किन क्षेत्रों में इसका क्या समाधान है? इसका समाधान जो है वो सरकारी विभाग को, जो वन विभाग जो होते हैं उनके लिए समाधान है, क्योंकि जीव-जंतुओं की आप हत्या नहीं कर सकते हैं, तो दंडित भी करना सही नहीं। इसका समाधान ये हो सकता है कि उनको जो वन विभाग वाले जो लोग होते हैं वो पकड़ करके किसी उपयुक्त वन की ओर, जहाँ पे इंसान कम रहते हैं, जैसे पश्चिमी चंपारण का जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, उस सब की तरफ जाकर के छोड़ दिया जाए। इसी तरह की घटना वृंदावन में भी हुई थी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहे थे, 2-3 आपस में लड़ रहे थे और जिसकी वजह से एक दीवार गिर गया था, कच्चा दीवार जो था, और 1-2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, घायल भी हुए थे। उसके बाद जाकर के इनको पकड़ करके सबको कैद करके और उसके बाद उनको वन में जाकर के छोड़ दिया गया, जंगल में, जहाँ पे इंसान या तो कम है या नहीं है। यानी जो इनका आवास है, प्राकृतिक आवास है, उनके नष्ट होने की वजह से इन्होंने मानव आवास की तरफ रुख किया। यानी इस धरती पे सभी जीवों के लिए अपने-अपने आवास थे, लेकिन इंसानों ने अपने आवास का विस्तार किया, तो जो प्राकृतिक जंगल जो वगैरह सब जो होते थे वो नष्ट हुआ। परिणाम इंसान और जीव-जंतुओं का क्या हुआ? बढ़ा, ठीक है? जीव-जंतुओं का टकराव बढ़ा, यही हुआ है। तो यही समाधान है संबंधित विभाग जो है, क्योंकि जीव-जंतुओं की हमें आपको नहीं मारना चाहिए। अन्ना को पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब अगला हेडिंग लिखिए आप लोग, चलिए। बहुत बड़ा हो रहा है तो इसको छोटा कर लेंगे, परीक्षा में क्या दिक्कत है? चलिए, तो लिखेंगे इसमें कि यह बदलाव जीवन के किन-किन क्षेत्रों में होना चाहिए? एक आइडिया तो मिल गया ना आप लोगों को निबंध लिखने का? यह बदलाव जीवन के किन क्षेत्रों में होना चाहिए? यह बदलाव जीवन के किन क्षेत्रों में होना चाहिए? यह बदलाव जीवन के किन क्षेत्रों में होना चाहिए? ठीक है? लिखेंगे इसमें यह बदलाव हमारे आंतरिक और बाह्य जगत दोनों में होना चाहिए। दोनों में होना चाहिए, ठीक है? दोनों में होना चाहिए। अनैतिकता क्या-क्या बदलना चाहिए? अनैतिकता, अन्याय, क्या-क्या चीज़ें बदलनी चाहिए? अनैतिकता, ठीक है? देख रहे हैं शादी किसी और से हो रहा है और किसी और के साथ चक्कर चला रहे हैं। कई बार छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ कर के भाग जा रही है मैं, तो ये सब अनैतिकता है ना? ये कई बार ऐसे अलग-अलग अवस्था में पकड़े जा रहे हैं। जब अनैतिकता फैलेगी तो समाज का पतन होगा। तो अनैतिकता, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, सब बुराई है ना? भ्रष्टाचार, झूठे आडंबर, अशिक्षा, गरीबी, जातिवाद, आडंबर, अशिक्षा, शिक्षा, गरीबी, जातिवाद, दहेज प्रथा, गरीबी, जातिवाद, दहेज प्रथा इत्यादि वो क्षेत्र है जहाँ जहाँ बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव की आवश्यकता है। वो क्षेत्र है जहाँ बदलाव की आवश्यकता है। वो क्षेत्र है जहाँ बदलाव की आवश्यकता है। हमें बिना किसी हीरो का इंतजार किए हर नागरिक को आगे आना होगा। हम लोग बोलते हैं ना कि एक दिन बिहार में कोई ऐसा आएगा नेता जो सब कुछ बदल के रख देगा, मेरे घर के जो आगे पानी लगा हुआ है वो भी हटा देगा। तो ऐसे इंतजार मत कीजिए, अभी चाचा बहुत दिन साल से चाचा जी हैं, साल हो गया। ये तो हम इंतजार कर रहे हैं कि काश कोई एक ऐसा नेता आएगा जो बिहार की किस्मत को बदल देगा। मत वेट कीजिए, जो छोटे-मोटे समस्या है उसका समाधान खुद गाँव वाले मिलके, ठीक है? सारी चीज़ें बदल सकते हैं। हमें ऐसे लिखिए, बिना किसी हीरो का इंतजार किए, हीरो हम लोग सोच रहे हैं ना कि कोई आएगा हमारे जीवन में, हर नागरिक को आगे आना होगा। तो आगे आना होगा, बिना किसी हीरो का इंतजार किए हर नागरिक को आगे आना होगा, ठीक है? जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए सोच को सकारात्मक बनाना होगा। जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए सोच को सकारात्मक बनाना होगा। सकारात्मकता लाने के लिए सोच को सकारात्मक बनाना होगा। सकारात्मक बनाना होगा। सकारात्मकता लाने के लिए सोच को सकारात्मक बनाना होगा। फिर सफलता के रास्ते खुलने लग जाएँगे। लिख सकते हैं, फिर सफलता के रास्ते खुलने लग जाएँगे। सफलता के रास्ते खुलने लग जाएँगे। आगे मैं कुछ चीज़ें लिखूँगा और कुछ चीज़ें आपको बोल के लिखवाऊँगा, रास्ते खुलने लग जाएँगे। अब देखिए दुष्यंत कुमार का एक लाइन यहाँ पे ले सकते हैं, सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। ठीक है? तो दुष्यंत कुमार को कोट करेंगे हम लोग। दुष्यंत कुमार की एक लाइन है, सिर्फ़ हंगामा खड़ा, इतना लिख लिया आप लोगों ने? अब दुष्यंत कुमार को कोट करेंगे, सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद अर्थात उद्देश्य। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। ये कोशिश जो है, ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत, तो ये है वो क्षेत्र जिसमें आप बदलाव कर सकते हैं, ठीक है? ओके। अब सवाल ये भी उठता है कि आपने जो बदलाव किया है, क्या वो बदलाव सही है या गलत? इस पे भी तो ध्यान देना ज़रूरी है कि आप गलत है या सही है। तो आप गाँव में बदलाव करने निकले हैं, सिस्टम में बदलाव करने निकले हैं, क्या वो सही है या गलत?
ठीक है? अब आगे कैसे निर्धारित किया जाए कि ये बदलाव सही है या गलत? कैसे निर्धारित किया जाए? ये बदलाव हाउ टू डिटरमाइन चेंजेस आर राइट और हाउ टू डिटरमाइन वेदर these changes are राइट और रॉन्ग। ठीक है? अब देखिए क्या है, कई बार कुछ मामलों में हम गलत होते हैं, कई बार मामलों में जैसे कुछ मामलों में हम गलत होते हैं, हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि आई एम ऑलवेज राइट। ठीक है? तो उस स्थिति से हमें बचना होगा। कई बार कुछ मामलों में हम गलत हो सकते हैं, मानते ही नहीं है ना। पानी बहा रहे हैं रोड पे, कोई अगर आदमी उधर से जा रहा है, बोल देगा कि भाई पानी नहीं बहुत है, तुम कौन होता है बोलने वाला, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ, रोड पे नहीं बहाऊंगा तो कहाँ बहाऊंगा। तो कई बार हम गलत होते हैं लेकिन हम मानते ही नहीं। ठीक है कि नहीं? किंतु कई बार हम कुछ मामलों में गलत होते हैं लेकिन हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम स्वयं को किसी मुद्दे पर हम स्वयं को हमेशा सही मान लेते हैं, स्वयं को हमेशा सही मान लेते हैं, मैं ही सही हूँ। अब इसका परिणाम क्या होता है? अगर आप हर मुद्दे पे किसी से डिबेट नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, तो आप सीमित हो जाएंगे। कहते हैं परिणामतः हम हमारी स्थिति कुआं का जो मेढक होता है, कुआं में के अंदर जो एक मेढक होता है, जैसे कि किसी कुएं के अंदर एक मेढक पैदा हुआ बच्चा, तो उसको क्या लगता है कि ये दुनिया उतनी ही बड़ी है, मैं तो ये दुनिया ही है और ये दुनिया इतनी ही बड़ी है, जबकि कुएं के मेढक को पता ही नहीं है कि जो वास्तविक दुनिया है, ठीक है, जो वास्तविक दुनिया है वो कितनी बड़ी है ये हमें पता ही नहीं है, और हम लोग क्या मान लेते हैं, जो कुएं के मेढक होते हैं वो मान लेता है कि दुनिया इतनी ही बड़ी है। तो उसकी सोच छोटी हो जाएगी ना, जब सोच ही बड़ी नहीं होगी तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी तो वही स्थिति। तो लेते हैं परिणामतः हमारी स्थिति, आप बिहार से बाहर नहीं गए तो आप बोलेंगे दुनिया इतनी बड़ी है क्या? ऐसी ही पूरी दुनिया है, ऐसा नहीं है। परिणामतः हमारी स्थिति कुएं के मेढक की तरह हो जाती है। परिणामतः हमारी स्थिति कुएं के मेंढक की तरह हो जाती है। सबको पता है ये एग्जाम्पल, लिखेंगे आप लोग। चलिए, ठीक है। माप रहे हैं मेंढक आज कुएं की गोलाई को, माप रहे हैं मेंढक आज कुएं की गोलाई को। कुएं की मेंढक क्या जाने सागर की गहराई को। हिंदी भी लगता है इसमें, चांद भी लगता है, ऐसे भी लिख सकते हैं कुएं, कोई दिक्कत। कुएं के मेंढक क्या जाने सागर की गहराई। सागर ही नाम के व्यक्ति ने लिखा भी है शायर ने। ठीक है, तो हमारी यही स्थिति हमारी आपकी होती है, हम आप कुएं के मेंढक की तरह बन जाते हैं। अब करना क्या पड़ेगा हमें? तो हमें अब लिखिए, लिख लीजिए पहले इतना। चलिए देखिए आप लोग, देखिए एक मिनट, चलिए लिखिए, चलिए लिखिए, बदलाव सही है या गलत। पहला चेंज करके लिखेंगे कि बदलाव सही है या गलत, या गलत, इसका प्रतिमान हम स्वयं नहीं हो सकते। बदलाव सही है या गलत, इसका प्रतिमान हम स्वयं नहीं हो सकते। हम स्वयं नहीं हो सकते, इसका प्रतिमान समाज हो सकता है, इसका प्रतिमान समाज हो सकता है, इसका प्रतिमान वे महापुरुष हो सकते हैं, इसका प्रतिमान यानी जिनको हमें फॉलो करना है, इसका प्रतिमान वे महापुरुष हो सकते हैं, जिनके कारण समाज में, इसलिए महापुरुषों की जीवनी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसलिए तो पढ़ते हैं, सभी की जीवनी पढ़नी चाहिए थी, सबकी जीवनी पढ़ के महापुरुषों की, तो जिनके कारण समाज में कुछ ना कुछ बदलाव आया। सरकारी नौकरी करके पेंशन लेके रिटायर हो गए, कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, बेटा के लिए खरीदते रहे, बेटी के लिए बैंक पीओ लड़का ढूंढ के लाए, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि अपना एक छोटा भाई था जिसके कारण से वो भाई को नहीं नौकरी लगी, वो गाँव में संघर्ष कर रहा है, गाय बैल पाला हुआ है, तो बच्चे सब उस हिसाब से अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे पास बहुत है तो अपने भतीजे को भी उसी नजर से देखो, भतीजे को भी थोड़ा पढ़ा लिखा, ठीक है, भतीजे के लिए भी एक अच्छा सा घर ढूंढ के उसका भी कन्यादान। तो भाई भाई देखेगा छोड़ देता है, एक भाई इधर झोपड़ी है और दूसरा भाई, और उसके बाद लोगों को बुला बुला करके दिखाते भाई की गरीबी को दिखाते। इस तरह के लोग बिहार में आपको, ठीक है, बेटा और भतीजा में क्या अंतर, हम एक देख लेते हैं, वो भी पढ़ाने में नहीं, वो अपने महल में नहीं जगह देंगे, लेकिन भतीजे की कम से कम पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो उसमें मदद कर दी, कन्यादान कर दीजिए, कन्यादान तो वैसे भी का सबसे अच्छा दान माना है। जैसे बेटी वैसे क्या, तो जिनके कारण समाज में कुछ ना कुछ बदलाव आए,
जिनके कारण समाज में कुछ ना कुछ बदलाव आया। हमें ऐसे लोगों को हमें ऐसे लोगों को ढूँढना चाहिए, बहस के लिए, डिबेट जिसको कहते हैं, बहस मतलब लड़ाई वाला बहस नहीं, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मुद्दे पे बहस। बाकी लोग बताइए, गौतम कुमार जी कह रहे हैं साउंड काफ़ी कम है। गौतम कुमार जी बाकी लोग बताइए क्या इश्यू है, वॉइस इश्यू है? अगर है तो बताइए, सबका अगर नहीं होगा तो आपके एंड से प्रॉब्लम होगी, एक बार कन्फर्म कीजिए। तो हमें ऐसे लोगों को बहस के लिए ढूँढना चाहिए, जो किसी मुद्दे पर हमसे असहमत हो। देखिए डिबेट में दोनों पक्ष का सुना जाना चाहिए और जब तक डिबेट नहीं होगा, जब तक आलोचना नहीं होगी, क्रिटिसिज्म नहीं होगा, तब तक जो है, ठीक है, तब तक क्या होगा कि तब तक आप निखर करके नहीं आते। मुद्दे पर बहस किसी मुद्दे पर हम से असहमत हो, यदि हम अपने आस-पास केवल प्रशंसकों को रखते हैं, ठीक है, आवाज़ कह रहे हैं जुल्फ़िकार जी, चंद्रशेखर जी भी कह रहे हैं सही है। जब हम अपने आस-पास केवल प्रशंसकों को रखते हैं, तो इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। ठीक है, कई लोग ऐसे हो सकता है ना कि आप उसको खूब खिलाते-पिलाते होंगे, चौक-चौराहे पे ले जाकर के पान खिलाते होंगे, ठीक है, पिलाते भी होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, आगे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि केवल ऐसे लोगों को रखेंगे तो आपकी प्रशंसा ही करेंगे। लेकिन आपके जो आलोचक होते हैं वो आपके दुश्मन नहीं होते। कोई अगर आपकी बुराई कर रहा है ना तो आप उसको अपना मित्र मानिए, दुश्मन नहीं मानिए। क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना सैलरी लिए, बिना कोई वो किए आपको एनालिसिस कर रहा है, आपकी कमियों को आइडेंटिफाई कर रहा है, आपके शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई करके आपके सामने रख रहा है, यानी आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम कर रहा है। तो एक तरह से आपके जो आलोचक है वो आपकी कमियों को सारा निकाल देगा जब, तो आप क्या बनेंगे, परफेक्ट व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए आलोचक अगर कोई आलोचना कर रहा है तो इसे ईंटा उठा करके जाइए उस पे मारने के लिए। ठीक है? वो जैसे बोलेगा कि नहीं तुमसे तो नहीं निकल सकता है बीपीएससी क्योंकि तुम में ये कमी है। तो आप देखिए कि सच में वो कमी है। अगर वो कमी है तो उसको ठीक कर लीजिए। यही तो हुआ तरीका। ठीक है? तुम तो 8 बजे सोई के उठते हो देखता हूँ। फिर आप क्या करिए, यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आप बिना सैलरी लिए आपकी कमियों को निकाल रहा है, आपको दिखा रहा है सामने में। आप उनसे लड़ने की जगह उस कमी को देखिए कि सच में वो कमी है और फिर उसको ठीक कर लीजिए। यही है। ठीक है? तो आस-पास केवल प्रशंसकों को रखते हैं तो इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। अतः हमें अपनी आलोचना को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। अतः हमें अपनी आलोचना को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। आज कई साल पहले कबीरदास ने भी यही कहा था, आलोचना को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। कबीरदास का एक दोहा लिखेंगे। चलिए, देखिए ना, कबीरदास का एक दोहा लिखेंगे। ठीक है? अब कबीरदास का एक दोहा लिखेंगे। देखिए, निंदक नियरे राखिए, राखिए, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाई, आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई, बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना। कबीरदास, कबीर कबीरदास। अब जाकर के हम लोग लिखेंगे उपसंहार, ये उपसंहार जिसको हम लोग कहते हैं निष्कर्ष। उपसंहार में ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार, कॉमा, ठीक है? अब लिखिए आप लोग, हम इस प्रकार हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। इस प्रकार हमें रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो दिन भर रील देख करके टाइम नहीं खराब करना है, कुछ ना कुछ सीखना है। सर, इस प्रकार हमें रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ठीक है? इस प्रकार हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ठीक है? कुछ और बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। कुछ और बदलने से पहले हमें खुद को बदल हमें हमें खुद को बदलना होगा। होगा। अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। पॉजिटिव तो ज़रूरी है ना। जैसे बहुत पहले सीधे ये मान लेंगे कि बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। फिर हो गया। अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा।
आप अपने गाँव में एग्जाम्पल बनिए, अगर आपके गाँव में कोई नहीं पढ़ता लिखता है, बच्चे दिन भर आवारागर्दी करते हैं, तो आप एग्जाम्पल बन करके अपने गाँव में आइए, जिससे आप जब एग्जाम्पल बनेंगे, आप इंस्पिरेशन बनेंगे, तो फिर गाँव के बाकी भी यूथ जो है वो आपको फॉलो करेंगे। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो जग बदलेगा। अतः अंत में कहा जा सकता है, देखिए इस तरह से निष्कर्ष या उपसंहार लिखा जाता है। अतः कहा जा सकता है कि अतः कहा जा सकता है कि लास्ट में एक पॉजिटिव मैसेज देते हुए खत्म करना है निबंध का निष्कर्ष ऐसे ही होता है। अतः कहा जा सकता है कि डैश लिख लीजिए इतना, उसके बाद जाकर के एक पॉजिटिव मैसेज के साथ खत्म करेंगे। डर को दबाकर इसे पीछे छोड़ दो, डर को दबाकर इसे पीछे छोड़ दो, इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे लिखवा दूंगा कैसे पॉजिटिव एक मैसेज देकर के खत्म करेंगे हम लोग कि डर को दबाकर इसे पीछे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, खुद को समझाकर बदलाव की तरफ मोड़ कर बदलाव की इज द फर्स्ट मॉडल ऐसे। तो इस तरह से निबंध लिखा जाएगा। कितने लोगों को मजा आया इस निबंध में बताइए? आपने, मुझे लगता है कि पहली बार आपने सिविल सर्विसेज का जो निबंध है उसको आपने सामने में लिखते हुए देखा है कि कैसे इसको लिखा जाता है यूपीएससी में निबंध को। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को मजा आया बताइए? तो समझ में आया सभी लोगों को? चलिए वेरी गुड। अब हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, जो हमारी प्लानिंग होगी, लेक्चर प्लानिंग में आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलता हूँ कि बीपीएससी का जो 3 सेक्शंस है, मैंने हालांकि इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको बताया था कि बीपीएससी के जो 3 सेक्शन है, उस 3 सेक्शन में आप देखेंगे जो ऐसे राइटिंग है, उसमें कुछ ऐसे जो होते हैं वो फिलोसॉफिकल इशू होता है। ठीक है, फिलोसॉफिकल यानी कि दार्शनिक विषयों पे होता है, जिसका संबंध कहीं ना कहीं दर्शन से होता है, जिनको थोड़ी बहुत फिलोसफी आती है। ठीक है, फिलोसफी तो वैसे भी लास्ट, थैंक यू थैंक यू। चलिए ठीक है, उसके बाद जाकर के तो कुछ जो ये है, ठीक है, कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो फिलोसफी है वो लाइफ का एक पार्ट होता है, और अगर आप जीवन में एक दार्शनिक बन जाते हैं, एक फिलोसोफर बन जाते हैं, तो फिर वास्तविक जीवन को आप जीते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ मनीष, शमीम, विजय कुमार जी, जुल्फिकार जी, चंद्रशेखर जी की जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है, उस पैटर्न के ही अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। मेरे रहते कहाँ करंट अफेयर्स को लेकर है? तो नहीं, ठीक है। तो हम लोगों का जो पैटर्न है बीपीएससी का, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ज्ञान लेना नहीं है हमें, एग्जाम के को पहले पास करना है, और एग्जाम का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, थोड़ा भी भटकना नहीं है। आगे ओझा सर की तरह बड़े-बड़े ज्ञान की बातें नहीं करूँगा। मैं आपके परीक्षा को पास करने को लेकर के जो ज्ञान ज़रूरी है, उतनी ही ज्ञान की बात। ठीक है? अब आगे, अब देखिए क्या है यहाँ पे तो हमारा जो तरीका होगा, हम लोग एक फिलोसॉफिकल ऐसे पढ़ेंगे जैसा कि बीपीएससी का पैटर्न रहा है। फिर उसके बाद जो 2 टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग कंटेम्परेरी, जो समसामयिक मुद्दे पे जो निबंध पूछा जाता है। जैसे पिछली बार आपको याद होगा काला धन पे पूछा था, आगे हो सकता है भ्रष्टाचार पे पूछे। पिछली बार इंटरनेट पे पूछा था, इस बार हो सकता है सोशल मीडिया पे पूछ दे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूछ दे। तो जो मुद्दा चर्चा में रहता है उस पे निबंध पूछे जाते हैं। तो पिछली बार अगर ब्लैक मनी पे पूछा था, तो इस बार करप्शन पे पूछ सकता है, या करप्शन से रिलेटेड जो टॉपिक होगा। पिछली बार वुमेन एम्पावरमेंट इन अ पॉलिटिकल व्यू पॉइंट पे पूछा था, यानी राजनीतिक सशक्तिकरण के रूप में महिला सशक्तिकरण पूछा था। इस बार हम लोग महिला सशक्तिकरण को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के साथ जोड़ के लिखेंगे। तो कहने का तात्पर्य होगा कि जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो होगा वो होगा फिलोसॉफिकल, उसके बाद जाकर के कंटेम्परेरी इशू, सेकंड निबंध, उसके बाद जाकर के हाँ बिल्कुल सामाजिक मुद्दे पे, तो तीसरा जो होगा वो भी सामाजिक या समसामयिक मुद्दे पे, चौथा जो निबंध होगा वो जो बिहार में जो भोजपुरी मैथिली जो मुहावरा होता है, तो चौथा भोजपुरी मुहावरे पे होगा निबंध जो पूछा जाता है पैटर्न है, और पांचवा जो होगा वो मैथिली मुहावरे पे होगा, और यही पैटर्न को हम लोग रिपीट करेंगे 5 फिर जाकर के 6 से 10 फिर 11 टू 15, और यही हमारा पैटर्न जो एग्जाम का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग टॉपिक लेंगे वो टॉपिक लेंगे जिसने इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला था, और वो था ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। और अभी अभी जो इंडिया में जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट किया था, रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि दिसंबर मंथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हो गई है। तो स्वाभाविक रूप से जब उनकी डेथ हुई तो एक डिबेट शुरू हो गया कि अगर मनमोहन सिंह उस समय नहीं होते या राव मनमोहन मॉडल नहीं आता इंडिया में, तो क्या आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होती? क्या आज इंडिया इमर्जिंग सुपर पावर होता, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे स्ट्रेटेजिक सुपर पावर हो? क्योंकि जब तक आप स्ट्रेटेजिक सुपर पावर तब तक नहीं बन सकते जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, ठीक है, तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तभी जाकर के आप स्ट्रेटेजिक सुपर पावर बन सकते हैं, क्योंकि आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो एक निबंध जो है हम लोग शुरू करेंगे, हाउ मच हैज ग्लोबलाइजेशन चेंज इंडिया, यानी वैश्वीकरण ने भारत को कितना बदल दिया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें निबंध पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जाकर के फिर हम लोग एक मुद्दा लेंगे जो कि सामाजिक होगा या फिर हमारे समाज से रिलेटेड मुद्दा होगा। ठीक है, सोशल मीडिया को हम लोग लेंगे। पिछली बार इंटरनेट पे पूछा था, अब सोशल मीडिया पूछते हैं। सोशल मीडिया का क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। तो हम लोग अगला जो निबंध ले रहे हैं सेकंड, वो ले रहे हैं वैश्वीकरण ने भारत को कितना बदल दिया है। चलिए लिखिए टॉपिक नंबर 2, बदल दिया है, वैश्वीकरण ने भारत को कितना बदल दिया है। चलिए, पूरा पैटर्न मेरा लेक्चर प्लानिंग तैयार है, हमें कैसे डिलीवर करना है। ठीक है, तो हमारी लेक्चर प्लानिंग भी पूरी तरह से तैयार है, उसी के अकॉर्डिंग चलिए हम लोग चलते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछला ऐसे लिखा था वैसे ही इसको हम लोग बांटेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर जाकर के मुख्य भाग,
शमीम अहमद जी का कहना है कि लाइव चैट किसी को लाइव चैट सबके लाइव चैट टीचर को दिखाई देते हैं और अपने लाइव चैट आपको दिखाई देता है, दूसरे को नहीं दिखाई देता। ये सेटिंग कोचिंग के जो टेक्निकल टीम होते हैं, जो ऐप के टेक्निकल टीम होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। हर स्टूडेंट का अपना एक प्राइवेसी होता है और इसी को मेंटेन किया जाता है, ठीक है? किसी का नाम दूसरे का नाम दूसरे को, टीचर को सबके चैट दिखते हैं और आपको सिर्फ अपना चैट दिखता है। तो ये टीचर नहीं करते हैं, ये टेक्निकल जो टीम होते हैं, जो ऐप को डेवलप करते हैं, उनके द्वारा इस तरह के सेटिंग्स में चेंजेस किए जाते हैं ताकि सबकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। मैं सबका चैट देख पा रहा हूँ, सबका नाम भी देख, ठीक है? तो वो किया गया है क्योंकि कई बार ऑनलाइन में इसको लेकर के लोगों की आपस में भी बातचीत होने लगती है कि हाय आप किस तरफ से हो, मैं यहाँ से हूँ, आपस में बात कर रहे थे, टीचर इधर पढ़ा रहे थे और चैट में सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। जस्ट लाइक यूट्यूब पे लोग कुछ और चल रहा होता है और लोग आपस में उसमें एक दूसरे से परिचय कर रहे होते हैं। तो ये इससे बचने के लिए किया गया। नहीं है, किसी भी किताब में इस लेवल का ऐसे नहीं है, सारी किताब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आप एक बार मेरे 4-5 जब निबंध में लिखा दूँगा, ठीक है? मैं जब 4-5 निबंध लिखा दूँगा, उसके बाद आप मार्केट में निबंध का किताब निकाल के देखिएगा, सारे निबंध में सिर्फ क्या है कि बोरिंग आपको फील होगा, एक भी निबंध काम का नहीं, ठीक है? तो चलिए प्रस्तावना के बाद हम लोग करेंगे मुख्य भाग, मेन बॉडी और उसके बाद जाकर के संघार। अब देखिए मेन बॉडी में क्या-क्या चीज़ें हम लोग करेंगे देख लीजिए। मेन बॉडी में हम लोग बात करेंगे, इससे पहले हम लोग बात करेंगे इस बॉडी में हम लोग बात करेंगे वैश्वीकरण के विभिन्न पहलू, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर हम लोग वैश्वीकरण के विभिन्न पहलू में कौन-कौन से पहलू की बात करेंगे, कि वैश्वीकरण ने कैसे भारतीय समाज में बदलाव लाया है, तो इसको हम लोग अलग-अलग पहलू से समझने का प्रयास करेंगे, डिफरेंट डायमेंशन से। फर्स्ट जो होगा वैश्वीकरण के विभिन्न पहलू में, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। आर्थिक रूप से भारत में क्या-क्या बदलाव लाया, आर्थिक। दूसरा हम लोग इसमें जानेंगे सामाजिक सांस्कृतिक। देखते हैं उर्फी जावेद को, कैसा-कैसा ड्रेस पहन के घूम रही है, ग्लोबलाइजेशन का ही तो नतीजा है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव। उसके बाद जाकर के सामाजिक सांस्कृतिक, उसके बाद शैक्षणिक बदलाव आया, इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है उसमें और बाकी में कोलैबोरेशन हुआ है, शिक्षा में भी बदलाव आया है। शैक्षणिक, एजुकेशनल चेंजेस आए। शैक्षणिक बदलाव आया। शैक्षणिक बदलाव के बाद तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव आया। टेक्निकल चेंज आया, आज इंडियन प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ी है पूरी दुनिया में, तकनीकी। और तकनीकी के बाद जाकर के जो बदलाव आया, वो बदलाव आया प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंज आया, गुड गवर्नेंस। उसके बाद जाकर के फिर वैश्वीकरण से भारत को क्या-क्या फ़ायदा हुआ है, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत इसलिए बन पाया है, बिकॉज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण से भारत को लाभ हम लोग जानेंगे, वैश्वीकरण से भारत को लाभ। उसके बाद जाकर के वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ, क्या-क्या चैलेंजेस आए हैं, वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ। और उसके बाद उपसंहार यानी कंक्लूजन। तो ऐसे करके ये सिनॉप्सिस या स्ट्रक्चर बनेगा इस टॉपिक का। सिनॉप्सिस बना लीजिए, इस टॉपिक को कल हम लोग करेंगे, ठीक है? कल पूरा समझेंगे भी और इसको पढ़ेंगे भी और आगे इसको हम लोग जारी रखेंगे, ठीक है? थैंक यू। धन्यवाद सभी छात्रों को। मिलते हैं कल 6 से 8 में। कल हम लोग इस निबंध को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे भी और इसमें भी खूब शेरो-शायरी करेंगे क्योंकि बिना शेरो-शायरी का मज़ा नहीं आता है, निबंध होता भी नहीं है वैसे। ये तो